नमस्ते। बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स आप जानते हैं नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन यकीनन उनमें से एक है। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी चैप्टर की गहराइयों में उतरेंगे। जरूर। देखिए, शरीर के अंदर हजारों मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते रहते हैं। इनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें बाहर निकालना सर्वाइवल के लिए आप कह सकती हैं एकदम जरूरी है। हाँ, तो ये काम कैसे होता है, कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं और ये इतना वाइटल क्यों है, आज इसी पर बात करेंगे। और हमारे पास डिस्कशन के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स हैं। तो मिशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बनाना है। हाँ बिल्कुल, क्रिस्टल क्लियर। इंग्लिश में, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन सरल हिंदी में, ताकि रिवीजन में आसानी हो। हाँ, फोकस रहेगा नाइट्रोजनस वेस्ट्स पर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, खासकर किडनीज और उनके अंदर की जो यूनिट्स हैं नेफ्रॉन्स, उन पर। और हाँ, ये पूरा सिस्टम रेगुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई एक्सक्रीशन की जरूरत ही क्यों है? ऐसा क्या बनता है बॉडी में जिसे निकालना पड़ता है? देखिए, हमारी बॉडी में लगातार केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, है ना, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनसे बनती हैं काम की चीजें, पर साथ में बनते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये तो हो गए मेन नाइट्रोजनस वेस्ट्स। अच्छा, इनके अलावा CO2 है, पानी है, आयंस हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। ये भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वेस्ट ही हैं, तो इन्हें जमा नहीं होने दे सकते। क्यों? मतलब जमा हो गए तो क्या दिक्कत है? ये सब्सटेंसेस, खासकर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं, ये टॉक्सिक हो सकते हैं, जहरीले। ओहो, इनमें अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और इसे शरीर से निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। अच्छा, इसीलिए शायद पानी वाले जीव। बिल्कुल, इसीलिए ज्यादातर पानी में रहने वाले जीव जैसे बोनी फिशेस हैं या एक्वाटिक एम्फीबियंस वही इसे अफोर्ड कर पाते हैं। इस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। अमोनोटेलिज्म, ठीक है। तो जो जमीन पर रहते हैं जैसे हम लोग, वो क्या करते हैं पानी बचाने के लिए कुछ अलग? एग्जैक्टली। पानी बचाना है तो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स जैसे मैमल्स या टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस वो अमोनिया को लिवर में एक कम टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में बदल देते हैं। अच्छा, लिवर में कन्वर्जन होता है। हाँ, लिवर में। फिर किडनीज इसे फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल देती हैं। इसे कहते हैं यूरियोटेलिज्म। इसमें अमोनिया के मुकाबले काफी कम पानी लगता है। यूरियोटेलिज्म, समझ गया। और यूरिक एसिड का क्या, वो कौन निकालता है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स ये पानी बचाने में और भी माहिर होते हैं। अच्छा, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। ये लगभग सॉलिड पैलेट या पेस्ट जैसा होता है। इसमें पानी का लॉस एकदम मिनिमम। इसे यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। तो ये तीनों टर्म्स, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म, और इनके एग्जाम्पल्स ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये तो याद रखने वाली बात है। और ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि अलग-अलग एनिमल ग्रुप्स में वेस्ट निकालने के स्ट्रक्चर्स भी अलग-अलग होते हैं। जैसे फ्लैटवर्म्स में फ्लेम सेल्स, हाँ, सुना है। अर्थवर्म्स में नेफ्रीडिया, इंसेक्ट्स में मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, क्रस्टेशियंस जैसे प्रॉन्स में एंटर्नल ग्लैंड्स। ये सब सिर्फ वेस्ट ही नहीं निकालते, बल्कि बॉडी फ्लूइड का बैलेंस यानी ऑस्मोरेगुलेशन भी मेंटेन करते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे अपने सिस्टम पर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें मेन प्लेयर्स कौन कौन है? इसमें है अ पेयर ऑफ किडनीज, मतलब 2 गुर्दे। हाँ, फिर अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये वो नलियां हैं जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लाती हैं। ओके। फिर एक यूरिनरी ब्लैडर जहां यूरिन जमा होता है, और आखिर में एक यूरीथ्रा जिससे यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। किडनीज हमारी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। दिखने में कैसी होती हैं ये किडनीज और लोकेशन क्या है बॉडी में? ये रेडिश ब्राउन रंग की और बीन शेप की, मतलब राजमा के दाने जैसी शेप होती है इनकी। अच्छा, बीन शेप्ड। हाँ, एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ होती हैं, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ। रफली कहें तो लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टेब्रा के लेवल पे। साइज में करीब एक मुट्ठी जितनी, पर काम बहुत बड़ा करती हैं। अंदर से कैसी होती है किडनी? कोई खास स्ट्रक्चर? हाँ, अगर किडनी को काट कर देखें तो 2 मेन हिस्से दिखते हैं। बाहर वाला हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेडुला।
मेड्यूला में कोन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स इन पिरामिड्स के बीच बीच में भी फैला रहता है, उसे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ओके। किडनी के जो अंदर की कॉन्केव साइड होती है ना, वहाँ एक नॉच जैसा होता है, हाइलम। इसी जगह से यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स अंदर बाहर जाती हैं। अच्छा, ये हाइलम एंट्री एग्जिट पॉइंट है। हाँ, हाइलम के अंदर एक फनल जैसा स्पेस होता है, रीनल पेल्विस। इसी में पिरामिड्स खुलते हैं। आपने कहा किडनी का काम बड़ा है, पर ये फिल्ट्रेशन का काम करता कौन है किडनी के अंदर? मतलब फंक्शनल यूनिट क्या है? बहुत अच्छा सवाल। किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन? हाँ, ये नाम तो सुना है। हर किडनी में करीब करीब 10 लाख, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, सोचिए। 1 मिलियन? बाप रे। हाँ, ये ही वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं जो असल में ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। एक तरह से हर किडनी के अंदर लाखों छोटी छोटी फिल्टरिंग फैक्ट्रीज हैं। वाह। तो इस नेफ्रॉन फैक्ट्री के मतलब मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? नेफ्रॉन के 2 मुख्य भाग हैं। एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस? ये क्या है? ग्लोमेरुलस असल में बहुत बारीक ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है, एक टफ्ट, जैसे एक छन्नी होती है ना, वैसा समझ लीजिए। अच्छा, कैपिलरीज का गुच्छा। हाँ, ये एफरेंट आर्टीरियोल नाम के ब्लड वेसल से बनता है। इसमें ब्लड आता है और फिर इफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड बाहर जाता है। ठीक है। और दूसरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल? रीनल ट्यूब्यूल एक कप जैसे स्ट्रक्चर से शुरू होती है, जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल? हाँ, ये कैप्सूल उस ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेरे रहता है। तो ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को मिलाकर कहते हैं माल्पिजीन बॉडी या रीनल कॉर्पसल। फिल्ट्रेशन का पहला स्टेप यही होता है। समझ गया। तो बोमन्स कैप्सूल वो कप है जिसमें ग्लोमेरुलस वाली छन्नी फिट है। अच्छा, इसके बाद ट्यूब्यूल कहा जाती है। बोमन्स कैप्सूल के ठीक बाद ट्यूब्यूल बहुत ज्यादा घूमी हुई होती है, कॉइल्ड होती है। इस हिस्से को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या शॉर्ट में पीसीटी। पीसीटी, ओके। इसके बाद आता है एक यू शेप्ड लूप, हेयरपिन जैसा। इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली? हाँ, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे जाने वाला डिसेंडिंग लिम्ब और एक ऊपर आने वाला असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ठीक। फिर ट्यूब्यूल एक बार और कॉइल्ड होती है। इसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी। डीसीटी? फिर कई नेफ्रॉन्स की डीसीटीज मिलकर एक सीधी ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं, और फिर कई कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर आखिर में रीनल पेल्विस में खुलती हैं, जहां से यूरिन यूरेटर में जाता है। पूरा रास्ता समझ आ गया। ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, रीनल पेल्विस। बिल्कुल। अच्छा, नेफ्रॉन्स भी 2 तरह के होते हैं, मोटा मोटा। ओह, कैसे? ज्यादातर होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। इनका लूप ऑफ हेनली छोटा होता है और मेडुला में ज्यादा अंदर तक नहीं जाता। अच्छा। कुछ होते हैं जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन्स। इनका लूप ऑफ हेनली काफी लंबा होता है और मेडुला में गहराई तक जाता है। ये यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में खास रोल निभाते हैं। जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन्स? हाँ, इनके साथ ब्लड कैपिलरीज का एक यू शेप लूप भी होता है, जिसे वैसा रेक्टा कहते हैं। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में या तो नहीं होता या बहुत रिड्यूस्ड होता है। वैसा रेक्टा? हाँ। ठीक है। तो ये पूरी नेफ्रॉन असेंबली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। यूरिन फॉर्मेशन के मेन स्टेप्स क्या हैं? हाँ, इसमें 3 मेन प्रोसेसेस शामिल हैं। 3? कौन कौन से? पहला ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड को छानना। ओके। फिल्ट्रेशन। दूसरा? रीअब्जॉर्प्शन, यानी फिल्ट्रेट में से काम की चीजों को वापस ब्लड में लेना। रीअब्जॉर्प्शन? हाँ। ठीक है। और तीसरा सिक्रेशन, मतलब कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड से निकालकर फिल्ट्रेट में डालना। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ठीक है। तो पहला स्टेप ग्लोमेरुला फिल्ट्रेशन, ये कैसे होता है? ये ग्लोमेरुलस में होता है। आपको पता है किडनीज 1 मिनट में लगभग 1100-1200 ml ब्लड फिल्टर करती हैं। बाप रे, इतना ब्लड? हाँ, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर काफी होता है। इस प्रेशर के कारण ब्लड 3 लेयर्स से फिल्टर होता है। 3 लेयर्स? कौन सी? एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की अपनी दीवार एंडोथीलियम, दूसरी बोमन्स कैप्सूल की दीवार
एपिथीलियम, जिसमें पोडोसाइट्स नाम के स्पेशल सेल्स होते हैं। पोडोसाइट्स। हाँ, और इन दोनों के बीच होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। पोडोसाइट्स के बीच में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स। अच्छा। इस फिल्ट्रेशन से ब्लड प्लाज्मा के लगभग सभी कंपोनेंट्स बोमन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। सिर्फ बड़ी प्रोटीन्स नहीं आ पाती। क्योंकि ये फिल्ट्रेशन इतना बारीक लेवल पर होता है, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ एक एग्जाम टिप है शायद। आपने कहा था फिल्ट्रेशन नॉन सिलेक्टिव है। हाँ, बिल्कुल। एग्जाम टिप, ये पॉइंट याद रखने वाला है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन काफी हद तक नॉन सिलेक्टिव है, प्रोटीन्स को छोड़कर। लेकिन जो अगला स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन, वो हाईली सिलेक्टिव होता है। हाईली सिलेक्टिव, ओके। अच्छा, 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनता है, जिसे जीएफआर कहते हैं? जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक हेल्थी इंसान में ये होता है लगभग 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट? तो दिन का कितना हुआ? हिसाब लगाइए, ये बनता है करीब 180 लीटर्स पर डे। 180 लीटर्स, ये तो मतलब इतना फिल्ट्रेट। पर यूरिन तो हम दिन में मुश्किल से 1 to 1.5 लीटर ही बनाते हैं, तो बाकी 178 लीटर्स का क्या होता है? एग्जैक्टली, आपका सवाल बिल्कुल सही है। यहीं आता है दूसरा स्टेप, रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा। वो जो 180 लीटर फिल्ट्रेट बना, उसमें से लगभग 99% वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। 99%? हाँ, सोचिए कितनी एफिशिएंसी है सिस्टम में। ये रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में होता है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, सब में। और ये सिलेक्टिव होता है, आपने कहा। हाँ, बिल्कुल सिलेक्टिव। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, Na+ जैसे जरूरी सब्सटेंसेस एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, मतलब एनर्जी खर्च करके, जबकि कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट्स और पानी पैसिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं, बिना एनर्जी खर्च किए। समझ गया। और तीसरा स्टेप, सिक्रीशन। इसमें क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ ट्यूब्यूलर सेल्स कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोजन आयंस H+, पोटेशियम आयंस K+ और अमोनिया को एक्टिवली ब्लड से निकालकर फिल्ट्रेट में डालती हैं। अच्छा, ब्लड से फिल्ट्रेट में। हाँ, ये प्रोसेस कहलाता है सिक्रीशन। ये बॉडी फ्लूइड का आयोनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जरा नेफ्रॉन के हर हिस्से का स्पेसिफिक काम देख लेते हैं। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का क्या रोल है? पीसीटी की लाइनिंग में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, मतलब सेल्स पर माइक्रोविली होते हैं जो सरफेस एरिया बहुत बढ़ा देते हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा, सरफेस एरिया ज्यादा। हाँ, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है, लगभग सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और करीब 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी भी यहीं रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाह, ज्यादातर काम यही हो जाता है। बिल्कुल। साथ ही ये H+ अमोनिया सीक्रेट करके और बाइकार्बोनेट HCO3 रीअब्जॉर्ब करके पीएच और आयोनिक बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करता है। ओके, अब आते हैं उस यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले पर। उसका क्या फंक्शन है? लूप ऑफ हेनले का मेन काम है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की कैपेबिलिटी देना। ऑस्मोरेगुलेशन में बड़ा रोल है इसका। कैसे? इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो पानी के लिए तो परमिएबल है, पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगभग इम्परमिएबल। पानी निकल सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं। हाँ, तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाता है, पानी बाहर निकलता जाता है और फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होता जाता है। अच्छा। और जो असेंडिंग लिम्ब है वो इसका उल्टा है, वो पानी के लिए इम्परमिएबल है, पर इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, एक्टिवली भी और पैसिवली भी। पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं। सही। तो फिल्ट्रेट ऊपर जाते हुए डाइल्यूट होता जाता है। असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन वैसे मिनिमम होता है, पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकालता है वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हाई ऑस्मोलारिटी बनाए रखने के लिए क्रूशियल है। अच्छा, ये ऑस्मोलारिटी वाली बात आगे आएगी शायद। हाँ, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। ठीक है। इसके बाद डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इनका क्या काम है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी, यहाँ जरूरत के हिसाब से कंडीशनली Na+ और पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ओके। ये बाइकार्बोनेट भी रीअब्जॉर्ब करता है और H+, K+, NH3 को सेलेक्टिवली सिक्रीट करके पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना रखने में मदद करता है। और कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक लंबी नली है जो कॉर्टेक्स से मेडुला के अंदर तक जाती है। यहाँ से जरूरत पड़ने पर खासकर ADH हार्मोन के असर से काफी मात्रा में पानी रीअब्जॉर्ब हो सकता है। इसी से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है।
कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ओके। ये ऑस्मोलैरिटी बनाए रखने के लिए थोड़ा सा यूरिया भी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जाने देती है और H+, K+ आयॉन्स सिक्रीट करके पीएच और आयनिक बैलेंस में भी इसका रोल है। आपने कई बार यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने की बात की। मैमल्स में कैसे होता है? यहीं पर वो काउंटर करंट मैकेनिज्म आता है ना? सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, सुनने में लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल और ब्यूटीफुल है। मैमल्स की ये एबिलिटी कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सके, ये पानी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। इसमें लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनली के पैरेलल चलने वाली ब्लड कैपिलरी है, इनका की रोल है। कैसे? क्या होता है इसमें? देखिए, काउंटर करंट का मतलब है ऑपोजिट फ्लो। लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्स में डिसेंडिंग और असेंडिंग फिल्ट्रेट ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करता है। नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। हाँ, यू शेप है तो ऑपोजिट हो गई। बिल्कुल। इसी तरह वासा रेक्टा के दोनों लिम्स में ब्लड का फ्लो भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है। अच्छा, ब्लड फ्लो भी काउंटर करंट है। हाँ, अब होता क्या है कि लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब NaCl को बाहर निकालता है इंटरस्टिशियम में, और कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा यूरिया भी निकलता है इंटरस्टिशियम में। NaCl और यूरिया? हाँ, इनकी वजह से और काउंटर करंट फ्लो की वजह से किडनी के मेड्यूरा वाले हिस्से में जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ जाते हैं, ऑस्मोलैरिटी यानी सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। ग्रेडियंट बनता है। एग्जैक्टली, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है। कॉर्टेक्स में लगभग 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर से लेकर इनर मेड्यूला में 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर तक। 300 से 1200। काफी ज्यादा डिफरेंस है। हाँ, ये ग्रेडियंट मेंटेन होता है NaCl और यूरिया की वजह से, और हेनलीज लूप और वासा रेक्टा के काउंटर करंट एक्सचेंज से। NaCl असेंडिंग लिम्ब से निकलता है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है, फिर असेंडिंग वासा रेक्टा से वापस इंटरस्टिशियम में आ जाता है। यूरिया भी कलेक्टिंग डक्ट से निकलकर फिर असेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है और साइकिल चलता रहता है। बाप रे, काफी कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज है। पर इस ग्रेडियंट का फायदा क्या है? इस ग्रेडियंट का सीधा फायदा कलेक्टिंग डक्ट को मिलता है। जब फाइनल फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट से इस हाई ऑस्मोलैरिटी वाले मेड्यूला से गुजरता है, हाँ, तो ऑस्मोसिस के जरिए पानी आसानी से फिल्ट्रेट से निकलकर बाहर इंटरस्टिशियम में चला जाता है, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा, तो पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है? हाँ, और पीछे जो बचता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ह्यूमन किडनीज इनिशियल फिल्ट्रेट के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना सकती हैं। ये पानी बचाने का एक शानदार एडेप्टेशन है। वाओ, ये तो सच में कमाल का सिस्टम है। पर किडनीज अपना काम सही से करें, GFR ठीक रहे, पानी का बैलेंस बना रहे, इसे रेगुलेट कौन करता है? कोई कंट्रोल सिस्टम भी होगा? बिल्कुल है। इसे रेगुलेट करने के लिए एक बहुत सोफिस्टिकेटेड हार्मोनल फीडबैक सिस्टम है। इसमें मेन प्लेयर्स हैं हाइपोथैलेमस, JGA, जुक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस और कुछ हद तक हार्ट भी। हार्मोनल कंट्रोल? हाँ। अच्छा, EDH का नाम सुना है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका क्या रोल है? ADH, जिसे वासोप्रेसिन भी कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अच्छा। जब शरीर में पानी की कमी होती है या ब्लड में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ब्रेन में ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स? हाँ, ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं और ADH रिलीज होता है। ADH क्या करता है कि नेफ्रॉन के लेटर पार्ट्स यानी DCT और कलेक्टिंग डक्ट की दीवारों को पानी के लिए ज्यादा परमेबल बना देता है। पानी के लिए परमेबिलिटी बढ़ाता है। हाँ, इससे पानी का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, यूरिन कम बनता है, डायोरेसिस रुकता है और बॉडी पानी कंजर्व करती है। ADH ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है, जिससे GFR बढ़ता है। अच्छा, तो पानी बचाने वाला हार्मोन है ADH। और JGA, वो क्या है और कैसे काम करता है? आपने रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का जिक्र किया था, ये नीट के लिए जरूरी लगता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। JGA यानी जुक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपैरेटस, ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जहाँ DCT और एफरेंट आर्टेरियोल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। DCT और एफरेंट आर्टेरियोल का जंक्शन? हाँ, जब ब्लड प्रेशर या GFR कम होता है तो JGA की स्पेशल सेल्स, जिन्हें JG सेल्स कहते हैं, एक एंजाइम रिलीज करती हैं, रेनिन। रेनिन एंजाइम है ये? हाँ, रेनिन ब्लड में मौजूद एक प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को पहले एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन 1
एक और एंजाइम AC की मदद से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 बहुत पावरफुल है। पहला काम, ये एक पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और GFR नॉर्मल की तरफ जाता है। ओके, वासोकंस्ट्रिक्शन। दूसरा, ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करे। एल्डोस्टेरोन, इसका क्या काम है? एल्डोस्टेरोन DCT और कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है और Na+ और पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। इससे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ते हैं और GFR भी बढ़ता है। अच्छा, तो रेनिन से शुरू होकर एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन तक ये पूरा सिस्टम ब्लड प्रेशर और GFR बढ़ाने के लिए काम करता है। बिल्कुल। इसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या RAAS कहते हैं। नीट हाइलाइट, JGA और RAS बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गया। तो ADH और RAS दोनों ब्लड प्रेशर और फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करते हैं। क्या इसे काउंटर करने के लिए, मतलब रोकने के लिए भी कुछ है? बॉडी में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल होते हैं। इसमें हार्ट का रोल आता है। हार्ट का? वो कैसे? जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट के एट्रिया अपर चेम्बर्स में ज्यादा ब्लड आता है, तो एट्रिया की दीवारें एक हार्मोन रिलीज करती हैं, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर यानी ANF। ANF, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर। ANF इसके उलट काम करता है। ये वैजो डायलेशन करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। ये रेनिन रिलीज को भी रोकता है। तो एक तरह से ये RAAS मैकेनिज्म पर चेक की तरह काम करता है। वाओ, कितना इंट्रिकेट बैलेंस है। ADH, RAS और ANF मिलकर सब रेगुलेट करते हैं। हाँ, एकदम फाइन ट्यूनिंग चलती रहती है। ठीक है, यूरिन बन गया, कॉन्सेंट्रेट भी हो गया, अब बॉडी से बाहर कैसे निकलता है? मिक्चुरेशन क्या है? यूरिन नेफ्रॉन से निकलकर कलेक्टिंग डक्ट्स, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरिटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता रहता है। ब्लैडर एक स्ट्रेचेबल बैग जैसा है। हाँ। जब ब्लैडर भरने लगता है तो उसकी दीवारें स्ट्रेच होती हैं। इससे उसकी दीवारों में मौजूद स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं। अच्छा, सिग्नल जाता है CNS को। हाँ, CNS फिर वापस मोटर मैसेज भेजता है। इससे ब्लैडर की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जो यूरिथ्रा की ओपनिंग को बंद रखता है, रिलैक्स होता है और यूरिन रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। हाँ, इसी प्रोसेस को मिक्चुरेशन या यूरिनेशन कहते हैं। और ये जो न्यूरल मैकेनिज्म है, इसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है। एक नॉर्मल अडल्ट दिन में कितना यूरिन पास करता है और यूरिन एनालिसिस क्यों करते हैं लोग? ऑन एन एवरेज एक अडल्ट दिन में 1 से 1.25 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है। 1 to 1.5 लीटर्स? हाँ, नॉर्मल यूरिन हल्का पीला पानी जैसा फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, pH करीब 6.0 और इसमें कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है। इसमें रोजाना करीब 25-30 ग्राम यूरिया होता है। यूरिया? यूरिन एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। इससे कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और किडनी मैलफंक्शन का पता चल सकता है। जैसे अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, ग्लाइकोजूरिया या कीटोन बॉडीज आ रही हैं, कीटोन्यूरिया, तो ये डायबिटीज मेलिटस का संकेत हो सकता है। अच्छा, तो यूरिन टेस्ट से बीमारियों का पता चलता है? हाँ, काफी सारी। क्या किडनीज ही अकेली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, या कोई और भी ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं? किडनीज तो मेन है, इसमें कोई शक नहीं, पर दूसरे ऑर्गन्स भी हेल्प करते हैं। जैसे लंग्स रोजाना काफी मात्रा में CO2 निकालते हैं, करीब 200 ml पर मिनट, और साथ में पानी भी निकालते हैं वाटर वेपर के रूप में। CO2 तो वेस्ट है। बिल्कुल। फिर लिवर है, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड। लिवर बाइल सिक्रीट करता है, जिसमें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, कुछ विटामिन्स और ड्रग्स होते हैं। ये सब बाइल के साथ आंतों में जाते हैं और फिर डाइजेस्टिव वेस्ट्स यानी स्टूल के साथ बॉडी से निकल जाते हैं। अच्छा, लिवर भी एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है? हाँ। फिर स्किन है। हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो पसीना स्वेट निकालती हैं। स्वेट में मेनली पानी और NaCl होता है, पर थोड़ा यूरिया, लैक्टिक एसिड वगैरह भी होता है। स्वेट का मेन काम तो बॉडी को कूल रखना है, पर ये एक्सक्रीशन में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। स्वेट ग्लैंड्स, ओके। स्किन में
सेबेशियस ग्लैंड्स भी होती हैं जो सीबम निकालती हैं। सीबम के जरिए कुछ स्टीरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस बॉडी से बाहर निकलते हैं। और हाँ, सलाइवा से भी बहुत स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट निकल सकता है। मतलब लंग्स, लिवर, स्किन भी हेल्पिंग हैंड्स हैं एक्सक्रीशन में। हाँ, कह सकते हैं। आखिर में बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की। अगर किडनीज ठीक से काम ना करें, माल फंक्शन हो जाए, तो क्या होता है? किडनी मालफंक्शन बहुत सीरियस हो सकता है। अगर किडनीज ठीक से वेस्ट फिल्टर नहीं कर पा रही तो ब्लड में यूरिया जमा होने लगता है। इस कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। यूरीमिया? हाँ, ये बहुत खतरनाक है और अल्टीमेटली किडनी फेलियर करा सकता है। किडनी फेलियर के पेशेंट्स में ब्लड से यूरिया और दूसरे वेस्ट निकालने के लिए हेमोडायलिसिस का सहारा लिया जाता है। इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। हीमोडायलिसिस, ये कैसे काम करता है, थोड़ा बताएंगे? इसमें पेशेंट की आर्टरी से ब्लड निकालकर एक मशीन, जिसे डायलाइजर कहते हैं, उसमें भेजा जाता है। ब्लड में एंटीकोएगुलेंट जैसे हेपरिन मिलाते हैं ताकि वो क्लॉट ना हो। ओके। डायलाइजर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, अक्सर सेलोफेन की बनी हुई ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर पेशेंट का ब्लड बहता है और ट्यूब के बाहर एक खास फ्लूइड भरा होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड? इस फ्लूइड का कॉम्पोजिशन ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह नहीं होते। अब क्योंकि ब्लड में यूरिया ज़्यादा है और फ्लूइड में नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण यूरिया और दूसरे वेस्ट्स ब्लड से निकलकर डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन से? हाँ, डिफ्यूजन से। और जो क्लीन ब्लड है उसमें एंटी हेपारिन मिलाकर वापस पेशेंट के वेन में भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस हफ्ते में 2-3 बार करना पड़ता है। काफी लेबोरियस प्रोसेस है। और कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं किडनीज की? किडनी फेलियर का परमानेंट सोल्यूशन तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है, जिसमें किसी हेल्दी डोनर, प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव ताकि रिजेक्शन के चांस कम हो, किडनी लगाई जाती है। ट्रांसप्लांटेशन? इसके अलावा रीनल कैल्कुलाई यानी किडनी स्टोन्स भी काफी कॉमन है। ये किडनी में सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टलाइज होने से बनते हैं और बहुत दर्द करते हैं। किडनी स्टोन्स? हाँ, सुना है। एक और कंडीशन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? हाँ। चले, तो आज की चर्चा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाँ। काफी कुछ कवर किया हमने। हाँ, बिल्कुल। हमने समझा कि एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है। हाँ। मेन नाइट्रोजनस वेस्ट्स, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड क्या है, उनकी टॉक्सिसिटी कैसे अलग है, और कौन से एनिमल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं। हाँ। अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। फिर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स देखे, किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, पिरामिड्स, पेल्विस, हिलम। और सबसे इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन, जो फंक्शनल यूनिट है, उसके पार्ट्स ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, और यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, नॉन सेलेक्टिव; रीएब्जॉर्प्शन जो हाईली सिलेक्टिव है, 99% फिल्ट्रेट वापस; और सीक्रेशन। जीएफआर की वैल्यू 125 ml पर मिनट या 180 लीटर्स पर डे भी याद रखनी है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के ऑपोजिट फ्लो से मेडुलरी ग्रेडियंट बनता है 300 से 1200 MOSMOL, जिससे कलेक्टिंग डक्ट से पानी रीअब्सॉर्ब होके यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है। और किडनी फंक्शन का रेगुलेशन, हार्मोन्स का रोल: ADH पानी बचाता है, RAS रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ब्लड प्रेशर, GFR बढ़ाता है, और ANF जो RAS को चेक करता है। हाँ, फिर मिक्चुरेशन प्रोसेस यानी यूरिनेशन कैसे होता है, दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लंग्स, लिवर, स्किन का क्या कंट्रीब्यूशन है, और आखिर में कॉमन डिसऑर्डर्स जैसे यूरीमिया, हीमोडायलिसिस, किडनी स्टोन्स, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पर बात की। संक्षेप में कहें तो नेफ्रॉन एक फिल्टर है बोमेन्स कैप्सूल में, फिर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन की लंबी ट्यूब PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, कॉन्सेंट्रेशन का स्पेशल लूप हेनले, और फाइनल ट्यूनिंग DCT कलेक्टिंग डक्ट, ये सब हार्मोन्स के कंट्रोल में काम करता है। एकदम सही समरी है। ये दिखाता है कि हमारी किडनीज कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी एफिशिएंट मशीन्स हैं, जो बिना रुके चुपचाप हमारे लिए कितना जरूरी काम करती रहती हैं। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल और डाइट से इनकी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं। क्या भविष्य में आर्टिफिशियल किडनीज
और बेहतर हो पाएंगी, या किडनी डिजीजेस को रोकने के और अच्छे तरीके मिलेंगे? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। खैर, उम्मीद है आज की इस चर्चा से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में सबको मदद मिली होगी। हाँ, मुझे तो काफी मजा आया। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते। नमस्ते।